ओके, सो विल स्टार्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक यहाँ पे. जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करते, बट दिस ईयर वी आर गोइंग टू टेक एन एक्सेप्शन. वी गोना स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिटिल अर्ली, राइट, विच इज़ आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इसके वजह से तुमको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा टू एडजस्ट टू द सिचुएशन. जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें प्रीरिक्विजिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं बेसिकली. ठीक है. दूसरा कि यू विल गेट अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, कैलकुलेशंस और ये सब चीज़ से यू गेट अ लिटिल शिफ्ट. इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा अलग एक चेंज मिलता है, विच इज़ ऑलवेज वेलकम्ड, इजंट इट. सो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑलराइट, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है अपना इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है ना. यहाँ पे अपन जो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें अपन कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. जो कॉन्सेप्ट्स हो सकता है अपन ने देख लिए हो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में या केमिकल बॉन्डिंग में या पीरियोडिक टेबल में, है ना. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो अपने काम के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो अपन पहले रिवाइज करते हैं. देखो, हम जनरली क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लेट चालू करते हैं, इजंट इट. वी डू लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. पहले तो काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री करते हैं, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इजंट इट. बट जैसे मैंने बताया, ये बार अपन थोड़ा एक्सेप्शन ले रहे हैं. तो जब होता है क्या है कि काफ़ी सारे ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है. एंड दैट्स बेसिकली द आइडिया कि बिफोर यू गो इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमको अप्लीकेबल है ऑर्गेनिक में, वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे. तो ये जो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने. पार्ट 1 यहाँ पे है. काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अपने जो है वो ऑलरेडी देखे हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट देखा है अपन ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी. उसके अलावा लुईस डायग्राम्स हमने देख लिए. फिर रिमेंबर दैट लुईस डॉट डायग्राम्स, ये भी हमने देखा हुआ है. रेजोनेंस इफेक्ट हमने देखा है. तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अपन देखे. सिर्फ यहाँ पे अपन कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंड पॉइंट. ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको फिर अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और इनको मतलब यू नीड टू रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये हमेशा तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में होने ही चाहिए ये कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये अप्लाई करने पड़ते हैं, घड़ी घड़ी अप्लाई करने पड़ते हैं. काफ़ी क्वेश्चंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तुम आंसर कर सकते हो बेस्ड अपॉन दीज सम सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हम अप्लाई करना भूल जाते हैं. बेसिकली हमको मालूम होता है, बट हम लोग अप्लाई करना भूल जाते हैं. हम कुछ और सोचते हैं और फिर एक भलता ही आंसर आ जाता है. सो मेक श्योर कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर माइंड. ओके, सो सबसे पहले तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली. ओके, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो अपने इंपॉर्टेंट है. एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह के मिक्स कॉन्सेप्ट्स है ये. तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो सबसे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, इजंट इट. केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द प्राइम इंपॉर्टेंस बेसिकली, इजंट इट. तो हम लोग इसको लुईस डायग्राम के इसमें दिखाते हैं बेसिकली यूजिंग अ डॉट. ऑलराइट, सो दैट गिव्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गेट फ्रॉम दीज एलिमेंट्स. ओके, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हमको इनके लुईस डॉट डायग्राम से मिलती है. तो ये हाइड्रोजन का हो गया, ये लिथियम का हो गया. लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बेरिलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस. ओके, देन बोरॉन. ओके, फिर बाकी सब ये तो ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए, पीरियड 1. ओके, दीज आर फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर बेसिकली सेकंड पीरियड एलिमेंट. ओके, सो 1, 2 एंड देन 3 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब इसको अपन ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है इन केमिकल बॉन्डिंग. यस, उसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया. इसी से अपन ने ऑक्टेट रूल को डिवाइस किया था, रिमेंबर दैट. सो दैट इज लुईस डॉट डायग्राम फॉर द एलिमेंट. और इनके नीचे वाले जो एलिमेंट रहेंगे, इनका भी लुईस डॉट डायग्राम ऐसे ही रहेगा. सो सल्फर का फॉर एग्जांपल मेरे को ड्रॉ करना है, सो दैट इज सल्फर.
ओके, सेलेनियम अगर ड्रॉ करना है तो दैट इज सेलेनियम, इजंट इट? सो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर के नीचे आता है सेलेरियम, उसके नीचे आता है टेलुरियम. सो सबका वैलेंस डॉट डायग्राम जो है फॉर दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल. ओके, सो इसीलिए अपन क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, सो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. केमिकल बॉन्डिंग में इसको अपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, इजंट इट? Only electrons in the outermost orbit are accounted in the Lewis structure. ठीक है, हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल या एटम्स इनके लिए भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली, और हर केस में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करते हैं. कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इस तरह का लुईस डॉट डायग्राम में गलत होगा, 6 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में, इजंट इट? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से नहीं दिखा सकते, ठीक है ना? It has to be like this. अब it has to be like this, why? Because इस तरह से अपन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ओके? और यहाँ पे फिर हम वेस्पर थियरी भी अप्लाई करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. वेस्पर थियरी भी अप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिपेल ईच अदर. सो ऑर्बिटल्स रिपेल कर रहे हैं ना, इजंट इट? सो ऑर्बिटल्स रिपेल करने की वजह से ये जो ऑर्बिटल्स है दे आर गोइंग टू बी फारदेस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई यू गेट दैट पर्टिकुलर configuration, okay, and that is the correct structure of oxygen. ठीक है, कभी कभी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन टू शो एक्चुअली अ बॉन्ड. क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पेयर्ड और शेयर्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये क्या रहेंगे, बेसिकली दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड, इजंट इट? तो ये अपन बॉन्ड भी दिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट वाटर, है ना, वाटर में दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देखो इसको अपन डैश से दिखा रहे हैं, ओके? दे आर ऑल्सो पेयर्ड एंड दे आर ऑल्सो शेयर्ड, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनको अपन इस तरह से दिखा रहे हैं. अगर तुम पुराने लिटरेचर्स अगर देखोगे, ठीक है ना, पुराने लिटरेचर्स, तो उसमें इस तरह से दिखाया जाता था, पुराने लिटरेचर्स एकदम, ओके? 19 मतलब 20 है ना, उस समय के अगर देखते हो तुम पुराने पेपर जब पब्लिश होते थे. द रीज़न फॉर दैट, इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नियरली इम्पॉसिबल, किसी भी एलिमेंट के ऊपर या नीचे 2 डॉट लाना ये इम्पॉसिबल था, बिकॉज दे यूज टू यूज टाइपराइटर, और टाइपराइटर के कुछ लिमिटेशंस थे, इजंट इट? टाइप करने के लिए कंप्यूटर नहीं थे ना, तो टाइपराइटर यूज़ करते थे. तो टाइपराइटर में इस तरह के 2 डॉट नहीं ले सकते थे, लेकिन डैश ले सकते थे. ये एक्सेंट होता है, ठीक है ना, एक प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट होता है, लेटर के ऊपर तुम डैश ला सकते हो, इसलिए डैश यूज़ करते थे. एक डैश का मतलब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. मेक सेंस? समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा ये नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एवरीबडी नोज इट. बट ये डैश का मतलब कितना मतलब इंट्यूटिव है ये समझ लो. एक डैश का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट, यहाँ पे कुछ दिखा रहे अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दिखा रहे. जैसे हाइड्रोजन का ऑब्वियसली देयर इज़ नो चेंज, इस तरह से दिखाएंगे. अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो ये कंबाइन करते हैं अपन एंड वी गेट दैट, ओके, नथिंग फैंसी. कार्बन को अपन इसी तरह से दिखाते हैं, इजंट इट? ये कार्बन का है, और इसको अपन फिर यू कैन शेयर एंड यू कैन मेक डिफरेंट कंपाउंड्स. जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, एंड देन आई कैन शेयर दिस विद दैट, इजंट इट? इस तरह से. तो ये कार्बन इधर हाइड्रोजन हो गया इस तरह से, एंड देन कैन मेक मे बी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से भी मैं दिखा सकता हूँ. वाटर का जस्ट अभी अपन ने देखा, ओके? जो ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके? ये जो है इथाइन, ओके, इथाइन या इथिलीन जिसको बोलते हैं अपन, ऑलराइट? सो ये है इस तरह का स्ट्रक्चर, ओके, कार्बन. और यहाँ पे फिर तुम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हो, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को हम देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ओके? डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड. और वैसे ही 2 एटम के बीच में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इट बिकम्स अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली द लुईस स्ट्रक्चर्स. ये लुईस स्ट्रक्चर्स है, लुईस डॉट डायग्राम जिसको अपन बोलते हैं, ऑलराइट? दिस इज ऑल्सो अ लुईस स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे अपन डॉट वाला ही प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं बेसिकली टू शो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? बट यहाँ पे अपन बॉन्ड
एक डैश से दिखा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. ओके ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, ये भी अपन देख चुके हैं, मैंने तुमको सिमुलेशन भी दिखाया था, पोलैरिटी एंड एवरीथिंग, इजंट इट. सो ये अपन ने देखा था, काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में. केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था अपन ने. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज measure of tendency of an atom to attract the electrons in a covalent bond. ठीक है ना, मतलब अगर कोई covalent bond है, जैसे मान लो A और B, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, isn't it? तो मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ फिर. सो ये हो गया A और ये B, तो ये दोनों के बीच में है. ठीक है, अभी एग्जैक्टली दोनों के बीच में कब रहेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. लेकिन अगर मान लो B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे ये B के तरफ ज़्यादा जाएंगे. ओके, अब B के तरफ जाने के वजह से देयर इज़ गोइंग टू बी अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन दैट वन एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वन. ठीक है, जब एलिमेंट सेम है, जैसे ए सेम एलिमेंट है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके, दे आर गोइंग टू बी राइट इन द मिडल. ऑलराइट, दोनों का पुलिंग जो टेंडेंसी है इक्वल है, सो दे आर नॉट गोइंग टू मूव. और यहाँ पे कोई पोलराइजेशन अपने को नहीं मिलेगा. यहाँ पे अपने को लंदन के फोर्सेस मिलते हैं, रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस डायपोल मिलते हैं. लेकिन एज सच इट डजेंट हैव अ परमानेंट डायपोल. लेकिन देर इज़ अ परमानेंट डायपोल इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन देर आर 2 एटम्स विथ डिफरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा. ओके, उतना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा ये अपनी तरफ पुल करेगा. एंड दैट इज़ द आइडिया फॉर पोलैरिटी. पोलैरिटी क्यों आ रहा है किसी भी कंपाउंड में? बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर रहा है, इसके वजह से पोलैरिटी आ रही है. इस तरह के मॉलिक्यूल दे आर नेवर गोइंग टू बी पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर राइट इन द मिडल बिटवीन द 2 एटम्स. राइट इन द मिडल क्यों है? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एक ही इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो राइट इन द मिडल रहेंगे. ओके, एंड सो दे आर गोइंग टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई दे आर गैसेस. ओके, छोटे भी है, ऑब्वियसली लो मॉलिक्यूलर मास है एंड नो पोलैरिटी, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली गैसेस. बट इफ़ यू हैव समथिंग लाइक HF और HCl, ओके, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन जो है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे देखो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने तरफ ज़्यादा पुल कर रहा है. ऑब्वियसली इसका बॉन्ड भी छोटा रहेगा, राइट, ये दिखाया नहीं है यहाँ पे. क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा रहेगा और फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा रहेगा. बट फ्लोरीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. देखो रिलेटिव पोजीशन देख लो इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, तो ये फ्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो डेल्टा वाला चार्ज जो है ये इसमें ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन. सो पोलर कौन रहेगा ज़्यादा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा पोलर रहेगा एज कंपेयर टू, and then this is going to be more polar than HBr and this is going to be more polar than HI. ठीक है, so that is what we actually see. Clear है? Okay, now what happens is that because of this there is a change in property. HF is actually liquid. Okay, HF is actually liquid. HCl and these are actually gases. समझ में आ गया? ऑलराइट, सो दैट्स द इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी के वजह से HF इज एक्चुअली अ लिक्विड, ओके, और HCl एक्चुअली एज अ गैस होता है, ध्यान में रखना. ओके, एंड देन इट्स एक्चुअली इंक्रीजेस, या बॉइलिंग पॉइंट जो है बाद में इंक्रीज होता है. द रीज़न फॉर दैट इज बिकॉज साइज बढ़ते जा रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते हैं, तो फिर ये बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फिर. बट इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा तीनों से चारों में, है ना, सबसे ज़्यादा जो होता है इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो ये जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट हैज़ बीन स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद बॉन्ड पोलैरिटी, जो अभी अपन ने देखा. ठीक है ना, और इसीलिए
बॉन्ड पोलैरिटी में ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि अपने को डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता रहना चाहिए. एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट. आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बराबर है. जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जनरली ज़्यादा होता है. जनरली दिस इज ट्रू, ओके, थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल. आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा. आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जब अपन निकालते हैं, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को कितनी एनर्जी लगती है उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी लगेगा, ओके. इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनर्जी रिलीज होगी. ये अपन ने देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. रिमेंबर दैट, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही कॉन्सेप्ट है ये. ऑलराइट. एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस दैट इन पीरियोडिक टेबल. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब कुछ अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया है. ऑलराइट. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. और जब अपन थर्मोडायनामिक्स करेंगे तो उसमें ये टर्म बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने को पता चलेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ एनर्जी टर्म, इजंट इट. थर्मोडायनामिक्स में इसको ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं. एलिमेंट्स विथ लो आयनाइजेशन एनर्जीज हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा. जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता. अगर होल्ड नहीं कर सकता खुद के इलेक्ट्रॉन को, तो पुल कहाँ से करेगा? समझ में आया ना. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, है ना, बिकॉज इट इज़ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन टाइट. तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ओके. समझ में ना. सो लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज देयर न्यूक्लियर डू नॉट एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं. एंड एग्जैक्टली अपोजिट, कि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, क्योंकि इनके न्यूक्लियाई दे विल एक्सर्ट मोर अट्रैक्टिव फोर्स. इनका रिलेटिव अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर. इसलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा और इसी वजह से फिर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगा, ओके. इन जनरल, है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. तो अपन बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है इस डायरेक्शन में डायगोनली, isn't it? And that's why fluorine becomes the most electronegative element, okay. And cesium और फ्रांसियम, है ना, फ्रांसियम नीचे आता है बेसिकली, बट फ्रांसियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना. आई मीन टेक्निकली फ्रांसियम इज़ द मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या इसी को अपन बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. एंड दिस इज मोस्ट electronegative element. Understood again? Some very easy concepts, isn't it? Next जो अपन देख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड डायपोल मोमेंट. इंडक्टिव इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. स्पेसिफिकली इसका बहुत ज़्यादा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है ना. तो ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, ये बहुत अच्छे से समझ लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ तुम ध्यान दो, फोकस दो. अगर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो बताओ मेरे को. एंड देन डायपोल मोमेंट, ठीक है. दोनों चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं. डायपोल मोमेंट ऑलरेडी अपन डिस्कस किए, इसको कैलकुलेट भी किए हैं, इफ़ यू रिमेंबर दैट फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग इटसेल्फ, इजंट इट. तो इंडक्टिव इफेक्ट इम्प्लाइज द एटम्स एबिलिटी टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन. क्या कर रहा है ये इंडक्टिव इफेक्ट? बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है, ओके. इट्स बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड पोलराइज होगा, इसी को अपन इंडक्टिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ओके. और ये क्यों होता है? इट इज़ एटम्स डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिमिलर है ना. अगर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं अपन, बड़ा सा मॉलिक्यूल है और देयर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके वजह से तुमको क्या मिलेगा? इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा. इलेक्ट्रॉन कहीं लॉस होंगे, कहीं गेन होंगे पार्शियली. Certain atoms or groups such as fluorine, okay, it can
पुल द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अटैच्ड एटम। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। देखो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई भी नहीं है, ओके, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी इसी में है। तो ये जहाँ पे भी रहेगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने तरफ। और अगर अपने तरफ पुल कर रहा है तो इस इफेक्ट को अपन बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और CH, मैं ऐसा करता हूँ, ये यहाँ पे CH2 ही लिखना है मेरे को, लेकिन हाइड्रोजन मैं ऊपर नीचे लिखता हूँ, ठीक है। एंड दिस बिकम्स योर फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या कर रहा है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपने तरफ, ओके। जहाँ पे भी है किसी भी एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू हैव अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अंडरस्टूड है क्या? इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं अपन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इस एलिमेंट का, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं ना, इजंट इट? ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। सो पुल को अपन बोल रहे हैं नेगेटिव, ओके। दिस इज द ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बाय ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप अगर अपन रिप्लेस करते हैं, ऑलराइट, तो क्या होगा, अपने को इंडक्टिव इफेक्ट चेंज मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो एग्जांपल लिया अपन ने CH3 CH2 CH2 NCl, तो इसमें देखो अब फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ गया, इजंट इट? ये भी पुल करेगा क्योंकि क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर देन कार्बन, तो क्लोरीन भी पुल करेगा लेकिन लेस देन फ्लोरीन, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन आयोडीन। तो ये चार तो अपने को इफेक्ट मिल जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिंग एलिमेंट, लेकिन इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिंग ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुल करता है, इवन स्ट्रांगर दैन फ्लोरीन। समझ में आया ना? अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है, कोई ग्रुप लगा है, वॉट एवर, राइट। वी जस्ट ड्रॉ अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, ओके, सो रिमेंबर दिस इज नाउ गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ वाया रेजोनेंस। रेजोनेंस के वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ओके। इट इज़ बेसिकली रिमूविंग द इफेक्ट, ठीक है। आई थिंक इट्स इनकरेक्ट टू से कि यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ ये कि इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग इट वाया, ओके, ये ठीक है। ये थोड़ा अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट रियलाइज हुआ मेरे को कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस रादर देन इंडक्टिव इफेक्ट, इजंट इट? तो रेजोनेंस को हम थोड़ा बाजू में रखते हैं। सो यहाँ पे अपन बेंजीन रिंग नहीं ले सकते, ओके। बेंजीन रिंग ले लेता हूँ मैं, इट बिकम्स अ रेजोनेंस thing, okay. So I'll just use some R group, some methyl group, CH3 ले लिया मैंने, okay, some methyl group। अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। Now the reason for that is, remember there is a positive charge। इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ इसी पोर्शन का, बट नाइट्रोजन विल ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट nitrogen becomes very electronegative. It's already electronegative, isn't it? It is the third most electronegative element in the periodic table, और इसके ऊपर अब तुम पॉजिटिव चार्ज डाल दिए तो ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इसके वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा। समझ में आया क्या? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, एंड यू कपल दैट विद द रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट में अपन आगे डिस्कस करेंगे. तो रेजोनेंस के वजह से भी ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, यू कपल दैट. सो NO2 ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, करता है विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी ग्रुप से, किसी भी एलिमेंट से. क्लियर है क्या? देखो मैंने ऑलरेडी बोला है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑर्डर जो है ये तुमको ध्यान में रखनी है, या दिस ऑर्डर नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. ओके, देन यू हैव फ्लोरीन, देन कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप ये अपना इसका सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप ये अपना ऑर्गेनिक का ग्रुप है बेसिकली, इजंट इट. देन अल्डेहाइड ग्रुप, ये अल्डेहाइड ग्रुप होता है. ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप इस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं. ये तुमको मालूम है, 10th में तुमने ऑलरेडी पढ़े हैं. दिस इज़ योर अल्डेहाइड ग्रुप. ओके, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऑलरेडी डिस्कस किया था. उसके बाद हाइड्रोक्सिल, इसको अपन अल्कोक्सिल बोलते हैं. ओके, ये होता है हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज अल्कोक्सी. ठीक है ना, अल्कोक्सी, एंड दिस इज योर फिनिल ग्रुप. ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है ये ऑर्डर तुमको ध्यान में रखनी है. एटलीस्ट इतने ग्रुप्स, जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे फिर ये थोड़ा सा लंबा भी होते जाएगा ये ऑर्डर जो है. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप दैट शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ओके, सेकंड चीज, ये जो ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. समझ में आया ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. मैं इसको इसी तरह से लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. पूरा लिखने में कोई मतलब नहीं, EWG ही लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है, तुम भी इसी की आदत डाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. काफ़ी बार अपने को यूज़ करना पड़ता है ना ये टर्म, इसीलिए मैंने देखो ध्यान में रखना स्टार मार्क किया. काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है. ओके, थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट तुमको काम आएंगे. थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दीज आर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं निगेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रही है. ओके, उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ ग्रुप्स क्या करेंगे, एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे. ठीक है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो नहीं आते, ग्रुप्स ही आते बेसिकली. सो कुछ ग्रुप्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे. जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं. ओके, इसको अपन बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना. तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. बराबर है ना, ED, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. वो इस तरह से होगा बेसिकली. ओके, दीज आर प्लस I इफेक्ट. ओके, ये जनरली जो होते हैं दीज आर ऑल अल्कील ग्रुप्स. अल्कील ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. समझ में आया ना? अल्कील ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे भी लगे हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई कैन टेक अ बेंजीन रिंग और इसके ऊपर कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, उसी तरह से मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे मैं Cl ग्रुप लगाता हूँ, Cl क्लोरीन ग्रुप. ठीक है, अब बताओ क्लोरीन ग्रुप किस तरह का ग्रुप है? अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है. मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपने तरफ. ठीक है ना, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है. ओके, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है. मिथिल ग्रुप कैसा करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो माइनस. ठीक है ना, सो दिस इज माइनस I इफेक्ट. इसको माइनस I इफेक्ट लिखेंगे अपन, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस I इफेक्ट. दिस ग्रुप is electron withdrawing group. This group is electron donating group. ठीक है ना,
ये चीज़ें अगर तुमको अच्छे से समझ में आ गई ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकलीफ बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है ना। तुमको ये अप्लाई करने सीखना है, सिर्फ किस तरह से अपन क्वेश्चंस में ये अप्लाई करते हैं, दैट्स ऑल यू नीड टू लर्न। और जिसको ये जम गया, ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अप्लाई करना आ गया, वो जम गया, उसका काम हो गया। और इसके लिए अपन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट यूजुअली इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस लगता है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी हार्ड टू गेट, कॉमन सेंस, इजंट इट। ये सबसे डिफिकल्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन सेंस बोले तो अप्लाइंग व्हाट यू लर्न, दैट्स बेसिकली कॉमन सेंस, इजंट इट। जस्ट थिंक ऑन द फीट और व्हाटएवर, राइट। सो ये जिसमें ज़्यादा होता है ना, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से मार्क मिलते हैं, धड़ल्ले से मार्क मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सो ये हो जाता है अपना सो इसमें देखो जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ऑलराइट, दिस इज एक्चुअली टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। ये अपना हो जाएगा आगे, ओके। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, कार्बन के ऊपर 3 CH3 है, इस ये जो है ना यहाँ पे लिखा है उसी को मैं अलग से लिख रहा हूँ सर। और फिर ये कार्बन कनेक्टेड है किसी ग्रुप को, तो इसको अपन बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन दिस ग्रुप। इसमें 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक CH है एंड देन इट हैज़ 2 CH3 ग्रुप, ठीक है। दैट इज स्ट्रॉन्गर दैन just 1 CH3 group, isn't it? And that is stronger than carbon with no CH3 group. तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न दिख रहा है तुमको, ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में है ना। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अल्कील ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक है, ओके, यूज दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने ग्रुप्स है अल्कील ग्रुप्स? 3, इजंट इट। तो जैसे जैसे अल्कील ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। सो फाइनली अपना जो इशू है वो है ये कि ये जो ब्लू वाला जो कार्बन है जिसको अपन ने हाईलाइट किया है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है? तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, मैंने पहले ही बताया CH3 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। CH3 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखो 3 CH3 ग्रुप इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं और ये इन टर्न इधर डोनेट कर रहा है फिर, इजंट इट। यहाँ पे 3 मिथिल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है और वो फिर उधर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं और वो इन टर्न फिर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो सबसे कम तो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि इस ब्लू वाले कार्बन को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा कार्बन नहीं है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये ब्लू कार्बन को 3 मिथिल ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं, इजंट इट। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, इसका इफेक्ट कम रहेगा, ऑलराइट। तो ये तुमको ध्यान में रखना है कि टर्शरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये प्राइमरी और ये मिथिल, इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। टर्शरी ब्यूटिल मतलब जितना बड़ा ग्रुप रहेगा अल्कील ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है, इट्स अ वीक इफेक्ट होता है। ये ज़्यादा दूर तक लास्ट नहीं करता, ओके। सो ये थोड़ी देर तक तो अपने को दिखेगा, इट कैन बी ऑब्जर्व अप टू सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है बड़े रैपिडली ये डिक्लाइन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट, ओके, CH3 CH2 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 और फिर क्लोरीन। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव आ गया मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो ये फिर से इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो फिर इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, और ये इससे। लेकिन एज यू गो, ठीक है ना, अबाउट 3 कार्बन और सो, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ये डिमिनिश हो जाता है। आफ्टर 3 कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है
वो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही डिमिनिश हो जाता है. सो यू कैन सी इंडक्टिव इफेक्ट अप टू सर्टन डिस्टेंस. ओके, जैसे 1, 2 एंड 3 कार्बन तक तुमको इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा. ओके, सबसे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, उसके बाद डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा रहेगा. ओके, सो थोड़ा सा डेल्टा इधर तो बिल्कुल नहीं रहेगा बेसिकली, एंड देन इट जस्ट वैनिशेस. समझ में आ गया ये? ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. एन इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो यहाँ पे ओके आंसर इज सी. इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. सो विड्रॉवल एज वेल एज डोनेशन इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट अपने को इसमें मिलते हैं. ठीक है ना. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो. इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.